एक डहरी हुई जवान लड़की जिसका नाम एम्मा है, कुर्सी से बंधी बैठी है। उसके हाथ इतनी बेरहमी से बंधे हैं कि वह लाख कोशिशों के बाद भी आज़ाद नहीं हो पा रही है। उसके ठीक सामने उसका बॉयफ्रेंड जे कार्टर खड़ा है, लेकिन जे की आंखों में अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने वाली कोई बात नहीं थी। उसके हाथ में एक कैमरा है और वह जो कुछ भी करने की सोच रहा है उससे एम्मा बुरी तरह डर जाती है। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से टूटता है। कई नकाबपोश आदमी कमरे में घुस आते हैं। उन्हें देखते ही एम्मा बुरी तरह घबरा जाती है। वह खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वह पूरी तरह बेबस और फंसी हुई थी। कुछ ही सेकंडों में पूरा माहौल एक बुरे सपने में बदल जाता है। और सबसे अजीब बात यह थी कि जे इनमें से किसी को भी रोकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह वहां खड़ा होकर सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। मानो एम्मा के डर की उसके सामने कोई कीमत ही ना हो। मानो जिस इंसान पर एम्मा ने सबसे ज्यादा भरोसा किया वह कभी उसके साथ था ही नहीं। उस पल एम्मा को एक बहुत ही भयानक बात का एहसास होता है। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती उस कुर्सी पर बंधना नहीं था, बल्कि जे कार्टर पर भरोसा करना था। लेकिन वह इस मोड़ तक पहुंची कैसे? जिस लड़के को वह प्यार करती थी वह उसकी बर्बादी की वजह कैसे बन गया? यह समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। कहानी शुरू होती है एम्मा बेनेट नाम की एक हाई स्कूल की लड़की से। ऊपर से देखने पर एम्मा एक आम टीनेजर लड़की जैसी लगती है। वह अपनी माँ सारा बेनेट के साथ रहती है, दोस्तों के साथ घूमती है और उन्हीं सब बातों की चिंता करती है जो उसकी उम्र की लड़कियां करती हैं। लेकिन आजकल उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, एक लड़का। अपने दोस्तों से बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि एम्मा ने हाल ही में किसी को डेट करना शुरू किया है। वह उसे सिर्फ 1 महीने से जानती है, पर इतने कम समय में ही वह उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और सबसे अच्छी बात यह थी कि वह उसी रात दोबारा उससे मिलने वाली थी। सिर्फ इस बारे में बात करने से ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन एम्मा को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वह सीधे उसी दलदल की तरफ बढ़ रही है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। उस दिन बाद में एम्मा अपने बॉयफ्रेंड जे कार्टर से मिलती है। दोनों पूरी शाम साथ बिताते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे के साथ का मजा लेते हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता है उनके बीच का कनेक्शन और गहरा होता जाता है। आखिरकार वे अपना पहला किस शेयर करते हैं। एम्मा के लिए यह एक नई और ख़ास शुरुआत जैसा था। दूसरी तरफ वह अपने घर पर एक बिल्कुल अलग कहानी बता रही थी। जब उसकी माँ का फ़ोन आता है तो एम्मा बहाना बनाती है कि वह अपनी सहेली लिली चेन के साथ है और जल्द ही घर लौट आएगी। लेकिन सच तो यह था कि वह इस रात को अब भी ख़त्म नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह घर जाने के बजाय जे के साथ ही रुक जाती है। वह शाम बिल्कुल नॉर्मल, आरामदायक और सेफ लग रही थी। एक ऐसा माहौल जहाँ कोई भी किसी अनहोनी की उम्मीद नहीं कर सकता। वे साथ में खाना खाते हैं, घंटों बातें करते हैं और बस एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हैं। आखिर में एम्मा कहती है कि अब उसे निकलना चाहिए, लेकिन जे उसे थोड़ी देर और रुकने के लिए मना लेता है। एम्मा भी बिना सोचे मान जाती है क्योंकि अब उसे जे पर पूरा भरोसा था। थोड़ी देर बाद जे उसे एक ड्रिंक देता है और कहता है कि इसे पीकर उसे अच्छा लगेगा। एम्मा दोबारा नहीं सोचती, सोचे भी क्यों? उसे तो यही लग रहा था कि वह एक ऐसे इंसान के साथ है जो उसकी परवाह करता है, इसलिए वह ड्रिंक पी लेती है। और यहीं पर हम उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जिसकी चेतावनी कहानी की शुरुआत में दी गई थी। जब एम्मा को होश आता है तो उसे तुरंत कुछ गड़बड़ लगती है। उसका सिर फटा जा रहा था, आंखों के सामने धुंधलापन था और बिना वजह समझे ही उसके अंदर एक घबराहट बढ़ने लगती है। फिर उसे असलियत का पता चलता है। वह बंधी हुई थी, न तो हिल सकती थी और न ही वहां से भाग सकती थी। डर के मारे उसका बुरा हाल था। तभी उसे कमरे के बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। कुछ मर्द आपस में बात कर रहे थे और आवाज़ों से लग रहा था कि पैसों का लेन देन हो रहा है, मानो वह किसी गंदे सौदे का हिस्सा बन चुकी हो। कुछ ही पलों बाद दरवाज़ा खुलता है और जे अंदर आता है। लेकिन यह वह लड़का नहीं था जिसके साथ एम्मा ने शाम बिताई थी। यह जे का वह रूप था जिसके बारे में एम्मा को कभी पता ही नहीं था। उसके हाथ में वीडियो कैमरा था और एम्मा की मदद करने के बजाय वह रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। यही वह पल था जब एम्मा को सच समझ आता है। उसे किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि उसने धोखा दिया था जिस पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। कुछ सेकंड बाद चेहरे पर मास्क लगाए कई और मर्द कमरे में घुस आते हैं। वहाँ का माहौल तुरंत बेहद डरावना हो जाता है। जल्द ही ये साफ हो जाता है कि यह कोई अचानक हुआ क्राइम नहीं था। इन लोगों का एक पूरा सिस्टम था, एक धंधा था और एम्मा उनकी नई शिकार बन चुकी थी। अगली सुबह एम्मा को सड़क किनारे फेंक दिया जाता है और वह बेबसी की हालत में खुद को संभालती है। वह किसी तरह अपने घर वापस पहुंचती है, लेकिन वहां उसे एक ऐसी बात पता चलती है जो उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ देती है। वो वीडियो फुटेज, जिस बुरे सपने को उसने रात में झेला था, उसे रिकॉर्ड कर लिया गया था और अब वह वीडियो उस कमरे और उस रात से बाहर निकल चुका था। उसे देखना अपने साथ हुए उस हादसे को दोबारा जीने जैसा था।
एम्मा पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन इस दर्द के बावजूद वह यह सच अपने तक ही सीमित रखती है, क्योंकि उसे लगता था कि किसी को भी बताने से चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। वह सिर्फ इस बात से नहीं डरी थी कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि वह इस बात से भी डरी हुई थी कि अगर लोगों को पता चला तो वे क्या सोचेंगे। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, एम्मा बिल्कुल बदल जाती है। वह हंसमुख और मिलनसार लड़की धीरे धीरे गायब हो जाती है। डर हर वक्त उसके पीछे लगा रहता था। वह लोगों से और बातचीत करने से बचने लगती है। वह बस इस शहर को, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहती थी, जहां उसे कोई न जानता हो। लेकिन उसकी माँ सारा को कुछ अंदाज़ा नहीं था कि असल में क्या चल रहा है। उन्हें लगता था कि एम्मा टीनेजर्स वाली आम समस्याओं से जूझ रही है, शायद दोस्तों से कोई अनबन या स्कूल की कोई परेशानी जो कुछ समय में ठीक हो जाएगी। सारा को यह नहीं पता था कि उसकी बेटी अपने दिल में एक ऐसा राज छुपाए बैठी है जिसका अकेले सामना करना नामुमकिन है। किस्मत का खेल देखिए, ये बुरा सपना अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ समय बाद एम्मा का सामना दोबारा जे और उसके साथियों से हो जाता है। उन्हें देखते ही वह पैनिक हो जाती है। वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और सारे रास्ते बंद कर देते हैं। एम्मा को समझ आ जाता है कि वह एक बार फिर फंस चुकी है। इसके बाद जो कुछ भी होता है वह उसे उसी दर्द को दोबारा झेलने पर मजबूर करता है जिसे वह भूलना चाहती थी, और उन अपराधियों के लिए यह सब एक आम धंधा बन चुका था। अब तक एम्मा असलियत समझ चुकी थी कि उनके लिए वह कोई इंसान या कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसकी वे परवाह करते, बल्कि वह सिर्फ मोटी कमाई करने का एक जरिया थी। और इस बात का एहसास उसे उस धोखे जितना ही दर्द दे रहा था। आखिरकार बात इतनी बढ़ जाती है कि इसे छुपा कर रखना नामुमकिन हो जाता है। यह केस पुलिस तक पहुंच जाता है। एक दिन मेसन कोल नाम का एक जासूस सारा के घर आता है। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर ही माँ बेटी समझ जाती हैं कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। फिर वह एक ऐसी खबर देता है जो सब कुछ बदल देती है। वह वीडियो इंटरनेट पर फैल चुका था। ये सुनते ही सारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहली बार उसे अंदाजा होता है कि उसकी बेटी किस नर्क से गुजर रही थी। दूसरी तरफ एम्मा शर्म, डर और गहरे दुख में डूबी हुई थी। जासूस मेसन समझाता है कि कई संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन बात अब सिर्फ एक जांच तक सीमित नहीं रह गई थी। वो वीडियो इंटरनेट पर एक बड़े स्कैंडल का हिस्सा बन चुका था, जो मैरियोनेट नाम की एक वीडियो सीरीज के तहत फैलाया जा रहा था, और एम्मा का वीडियो उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में था। पूरे स्कूल में अफवाहों का बाजार गर्म था। हर कोई उस नाम को जानता था, लेकिन बहुत कम लोग उस नाम के पीछे छिपे दर्द को समझ पा रहे थे। आखिरकार पुलिस इस केस से जुड़े 5 टीनेजर लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। जांच में पता चलता है कि जेन वीडियो क्लिप्स को पैसों के लिए कुछ गंदी वेबसाइट्स पर बेच रहा था। इसके बावजूद यह केस अभी भी अधूरा लग रहा था। सबूत कम थे, आरोपी कम उम्र के थे और कई सवालों के जवाब मिलना बाकी था। मेसन को लग रहा था कि वे लोग सिर्फ अधूरी सच्चाई देख पा रहे हैं, मानो असली मास्टरमाइंड अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ हो। अब तक एम्मा की पुरानी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। स्कूल अब सेफ नहीं लगता था, पुराने दोस्त अब अपने नहीं लगते थे, और पूरा शहर उसे उसी हादसे की याद दिलाता था। इस कड़ी हकीकत को देखते हुए मेसन सारा और एम्मा को एक मुश्किल सलाह देता है कि शायद उनके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे इस जगह को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, किसी नई जगह से नई शुरुआत करें, क्योंकि यहाँ रहने का मतलब था हर दिन उस भयानक हादसे को दोबारा जीना। इस बात को 10 साल बीत जाते हैं और इतने लंबे समय के बाद ऐसा लगता है मानो जिंदगी ने एम्मा को एक दूसरा मौका दिया हो। अब वह उस पुराने नाम से नहीं जानी जाती, अब उसका नाम रेचल स्टोन है। इन सालों में उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ने के लिए बहुत मेहनत की थी। हालांकि घाव पूरी तरह कभी नहीं भरे थे और कुछ यादें आज भी उसके दिमाग के अंधेरे कोनों में छिपी थीं, पर धीरे धीरे उसने उनके साथ जीना सीख लिया था। अब रेचल सियोल के एक स्कूल में टीचर के रूप में काम करती है। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल, शांत और सेट लगती है, और सबसे बड़ी बात, उसका फ्यूचर अब उजला दिख रहा था। उसकी सगाई हो चुकी थी और वह शादी की प्लानिंग कर रही थी। जिंदगी बदलने वाले उस हादसे के बाद पहली बार उसे सच में लग रहा था कि खुशियां उसकी जिंदगी में वापस आ सकती हैं। एक दिन स्कूल में उसकी सगाई की खबर फैल जाती है। देखते ही देखते कई स्टूडेंट्स उसे बधाई देने लगते हैं। बातचीत में वे बताते हैं कि उनके क्लास लीडर काइल ब्रूक्स ने टीचर्स रूम में स्टाफ को इस बारे में बात करते हुए सुना था। रेचल मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। यह एक छोटी सी बात थी, पर ऐसे पल उसे याद दिलाते थे कि वह कितनी दूर आ चुकी है।
कुछ समय के लिए सब कुछ बिल्कुल वैसा ही नॉर्मल लगता है जैसा वह हमेशा से चाहती थी। कुछ दिनों बाद रेचल स्कूल का कुछ काम निपटाने के लिए देर तक रुकती है। फाइलों को व्यवस्थित करते हुए वह अपने मंगेतर रयान वॉकर से फ़ोन पर बात कर रही थी। दोनों काफ़ी देर तक अपने आने वाले कल के बारे में बातें करते हैं। तभी रेचल का ध्यान टेबल पर रखे कॉफ़ी के एक कप पर जाता है। उसके पास एक छोटा सा हाथ से लिखा नोट था। तुम्हारी नई जिंदगी के लिए बधाई रेचल, तुम्हारा नंबर 1 फैन। शुरू में उसे यह थोड़ा अजीब लगता है, पर कोई डरने वाली बात नहीं लगती। उसे लगता है कि शायद किसी स्टूडेंट ने मजाक में इसे छोड़ दिया होगा, इसलिए वह ज़्यादा नहीं सोचती और कॉफ़ी पी लेती है। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसका यह एक फ़ैसला उसे उसी अतीत में खींचने वाला है जिससे भागने में उसने सालों लगा दिए। अगली सुबह जब रेचल की आंख खुलती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। वह अभी भी स्कूल में ही थी अपनी टेबल पर झुकी हुई, पूरी तरह थकी और बेसुध सी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ था। तभी काइल वहां आता है और उसे जगाता है कि सुबह की प्रेयर शुरू होने वाली है। रेचल झेंपते हुए उसे तुरंत क्लास में जाने को कहती है, लेकिन जैसे ही वह अपना सामान समेटती है उसकी नज़र अपनी कलाई पर पड़ती है। वहां गहरे निशान बने हुए थे, मानो किसी चीज से उसके हाथों को बहुत कसकर बांधा गया हो। अचानक उसके अंदर घबराहट की एक तेज लहर दौड़ जाती है। उस एहसास को बयां करना मुश्किल था, मानो उसका अंतर्मन चेतावनी दे रहा हो कि कुछ बहुत गलत हुआ है। खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए रेचल वॉशरूम की तरफ बढ़ती है, पर वहां पहुंचने से पहले ही उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। एक नया मैसेज आता है। मैसेज भेजने वाले का नाम देखते ही उसका दिल बैठ जाता है। नाम लिखा था घोस्ट। कुछ सेकंड के लिए वह सिर्फ स्क्रीन को घूरती रहती है, फिर जैसे ही वह मैसेज खोलती है सब कुछ बदल जाता है। उस मैसेज के साथ कुछ तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स अटैच थीं। उन्हें देखते ही रेचल का खून जम जाता है, क्योंकि जिस अतीत को उसने 10 साल पहले दफन कर दिया था वह किसी न किसी तरह उसकी ज़िंदगी में वापस लौट आया था। उसके हाथ कांपने लगते हैं, सांसें भारी हो जाती हैं और अचानक वह सारा डर जिससे जीतने में उसने सालों लगाए थे एक झटके में वापस आ जाता है। कोई जानता था कि वह कौन है, कोई उसका अतीत जानता था, और सबसे बुरी बात, वह इंसान इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। इसी दौरान कहानी में कुछ समय के लिए एक टीनेजर लड़के को दिखाया जाता है जिसके पिता इस बात से बेहद गुस्से में हैं कि उनका बेटा कोई काम धंधा करने के बजाय अपना ज़्यादातर समय इंटरनेट कैफ़े में बिताता है। पहली बार में ये सीन कहानी से बिल्कुल अलग और अजीब लगता है, लेकिन चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं हैं, क्योंकि इस साधारण से दिखने वाले सीन के पीछे एक ऐसा कनेक्शन छिपा था जो आगे चलकर कहानी में बहुत बड़ा मोड़ लाने वाला था। अगली सुबह रेचल सीधे मिस्टर क्लार्क के ऑफिस जाती है। अब वह किसी भी तरह सच जानना चाहती थी। पिछली रात कुछ ऐसा हुआ था जो उसे याद नहीं था, और इसे जानने का इकलौता जरिया स्कूल के सीसीटीवी फुटेज थे। इसलिए वह मिस्टर क्लार्क से पिछले 2 दिनों के सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स देखने की मांग करती है, लेकिन वहां से जो जवाब मिलता है वह उसकी चिंता और बढ़ा देता है। मिस्टर क्लार्क बताते हैं कि पूरा सिक्योरिटी सिस्टम इस वक्त मेंटेनेंस, मरम्मत के तहत बंद है, यानी कोई फुटेज नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं। यह जानने का कोई तरीका नहीं कि उस रात क्या हुआ था। ये सुनते ही रेचल के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, क्योंकि अब यह कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था। यह सब पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था, मानो कोई जानबूझकर उसके ढूंढने से पहले सारे सबूत मिटा रहा हो। कुछ दिनों बाद रेचल अपने मंगेतर रयान और उसके परिवार के साथ डिनर पर जाती है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर रेचल खुद को बिखरने से रोक रही थी। घोस्ट के मैसेज लगातार आ रहे थे और वह चाहकर भी इस एहसास से बाहर नहीं निकल पा रही थी कि कोई हर वक्त उस पर नजर रख रहा है। तभी उसका फोन फिर वाइब्रेट होता है। घोस्ट का एक और मैसेज। इस बार का मैसेज और भी पर्सनल और डरावना था, मानो सामने वाले को अच्छी तरह पता हो कि उसके डर का इस्तेमाल कैसे करना है। रेचल तुरंत बहाना बनाकर वॉशरूम की तरफ भागती है। अकेले होते ही उसका पैनिक साफ दिखने लगता है। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह जानती थी कि घोस्ट किस हद तक जा सकता है। जो कोई भी इसके पीछे था उसके हाथ में रेचल का अतीत था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बना रही थी। ये समझकर कि वह अकेले इसे हैंडल नहीं कर पाएगी, रेचल उस इकलौते इंसान की तरफ रुख करती है जिस पर वह आज भी भरोसा करती थी। जासूस मेसन कोल, वही जासूस जिसने सालों पहले इस केस को सुलझाने में मदद की थी और जो उसकी जिंदगी पहली बार बर्बाद होने के वक्त उसके साथ खड़ा था। रेचल तुरंत उसे इन मैसेजेस के बारे में बताती है और जल्द ही उनका शक एक सीधे नाम पर जाता है, जे कार्टर। जो कुछ भी हुआ था उसे देखकर रेचल को लग रहा था कि कहीं जे दोबारा उस जिंदगी में तो नहीं लौट आया। मेसन इस बात को गंभीरता से लेता है। वह पुराने मैरियोनेट केस से जुड़े एक पूर्व अधिकारी से संपर्क करता है और पुराने रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू करता है। वहां से जो जानकारी मिलती है वह डराने वाली थी। ये अब सिर्फ अतीत का कोई बिगड़ा हुआ लड़का नहीं रह गया था, बल्कि अब वह कई बड़े क्राइम्स के सिलसिले में पुलिस की वांटेड लिस्ट में था।
ये खबर रेचल के अंदर डर की एक और लहर पैदा कर देती है, क्योंकि अगर जे वाकई इसमें शामिल है तो हालात उम्मीद से कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इस बीच कहानी एक बार फिर उसी इंटरनेट कैफ़े वाले लड़के को दिखाती है। वह अभी भी कंप्यूटर के सामने बैठा है, इंटरनेट पर पागलों की तरह कुछ ढूंढ रहा है, कुछ खंगाल रहा है। पहली नज़र में ये सीन्स बाकी कहानी से बिल्कुल अलग लगते हैं, लेकिन फिल्म बार बार उसे दिखा रही थी तो इसकी कोई वजह थी, और हर बार उसके दिखने के साथ ये साफ होता जा रहा था कि कहानी में उसका रोल बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, रेचल रेयान से दूरी बनाने लगती है। वह उसके कॉल्स का जवाब देना बंद कर देती है, मैसेजेस को इग्नोर करती है और धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी से बाहर करने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह डरी हुई थी। इस बात से डरी हुई थी कि जिस अंधेरे से वह सालों पहले बचकर निकली थी, वह उसकी इस नई और खूबसूरत दुनिया को बर्बाद न कर दे। तभी घोस्ट का एक और मैसेज आता है। इस बार यह कोई धमकी नहीं बल्कि एक निर्देश था, एक लोकेशन थी। घोस्ट उसे स्कूल के स्टोरेज रूम में जाने के लिए कहता है। अपने दिमाग की मनाही के बावजूद रेचल वहां जाती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वो वहीं जम जाती है। अंदर उसे एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसे उसने दोबारा देखने की उम्मीद कभी नहीं की थी। एक ऐसी वस्तु जिसका सीधा कनेक्शन उसकी ज़िंदगी के सबसे काले और डरावने अध्याय से था। उस रात की एक खौफनाक याद जिसने सब कुछ बदल दिया था। पल भर में उसका सारा दबा हुआ डर बाहर आ जाता है और रेचल को समझ आता है कि घोस्ट उसके अतीत के बारे में बहुत कुछ जानता है। ये देखकर रेचल गुस्से से पागल हो जाती है। वह उस बोतल को उठाकर जोर से कमरे की दूसरी तरफ फेंकती है। उसके टूटने की आवाज़ पूरे स्टोर रूम में गूंजती है, लेकिन इससे उसका गुस्सा या डर कम नहीं होता, क्योंकि अब रेचल जानती थी कि यह सब इत्तेफाक नहीं है। कोई जानबूझकर उसके पुराने घावों को कुरेद रहा है। अगले दिन रेचल क्लास में पढ़ा रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है। घोस्ट का एक और मैसेज। इस बार उसका लहजा और भी आक्रामक और डरावना था। मेरे निर्देशों को इग्नोर करने के अंजाम भुगतने होंगे। यह मैसेज उसे बेचैन कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, क्लास के अंदर हड़कंप मच जाता है। एक एक करके सभी स्टूडेंट्स अपने फ़ोन चेक करने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा फुसफुसाहट और हैरान कर देने वाले रिएक्शन से भर जाता है। मिया पार्क नाम की एक स्टूडेंट की कुछ बेहद पर्सनल तस्वीरें अचानक हर जगह फैल चुकी थीं। क्लास का माहौल तुरंत बदल जाता है। स्टूडेंट्स स्क्रीन को अविश्वास से घूर रहे थे, और इससे पहले कि कोई उसे रोकता, मिया शर्मिंदगी और डर के मारे रोती हुई क्लास से बाहर भाग जाती है। फिर भी मिया के इस रिएक्शन में रेचल को कुछ अजीब लगता है। रेचल ने पहले भी असली विक्टिम्स, पीड़ितों को देखा था। वह उस डर को पहचानती थी, लेकिन मिया के मामले में ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी सच्चाई नहीं बता रही है और कुछ छिपा रही है। कुछ देर बाद काइल ब्रुक्स रेचल को बताता है कि मिया पास के एक पार्क में अकेली बैठी रो रही है। रेचल तुरंत उसे ढूंढने जाती है। जब वह पहुंचती है तो मिया पूरी तरह डरी हुई दिखती है। रेचल बड़े प्यार से उसे पुलिस के पास जाने की सलाह देती है, लेकिन मिया तुरंत मना कर देती है। उसकी आवाज़ का डर साफ था। अगर यह बात बाहर आई तो उसका पूरा करियर और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। असल में क्या हुआ था ये जानने के लिए रेचल उससे शुरू से पूरी बात सच सच बताने को कहती है। काफ़ी देर चुप रहने के बाद मिया आखिरकार मुंह खोलती है। वह बताती है कि कुछ दिनों पहले उसे घोस्ट नाम के किसी शख्स का मैसेज आया था। उसने मिया को स्कूल के उसी स्टोर रूम में जाने को कहा था। शुरू में मिया को लगा कि यह कोई आम मजाक है, कोई बेवकूफ़ी है, इसलिए वह अंदर चली गई। वहाँ उसे एक ड्रिंक मिली और साथ में एक नोट था जिसमें उसे वो ड्रिंक पीने के लिए कहा गया था। उसने बिना ज़्यादा सोचे उसे पी लिया। उसके बाद उसे बस इतना याद है कि जब उसे होश आया तो वह एक बेहद डरावनी स्थिति में थी और उसके चारों तरफ कई नकाबपोश लोग खड़े थे। ये सुनते ही रेचल के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि यह पूरा तरीका हूबहू उसके जैसा ही था। शिकार अलग था, साल अलग था, लेकिन वह डरावना सपना, वो तरीका और वो गंदा खेल बिल्कुल वही था। और अचानक रेचल को एहसास होता है कि घोस्ट का निशाना सिर्फ वह नहीं है। कोई जानबूझकर अतीत के उस खौफनाक खेल को दोबारा दोहरा रहा है। मिया की कहानी सुनने के बाद रेचल का दिमाग घूम जाता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सीधा मैसेज लग रहा था। उसी शाम जब वह घर लौटती है तो रेयान को अपना इंतज़ार करते हुए पाती है। वह उनके बीच बढ़ती दूरियों से परेशान, उलझा हुआ और गुस्से में था। वह जानना चाहता था कि रेचल उसके कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर क्यों कर रही है। रेचल हिचकिचाती है, फिर उसे बस इतना बताती है कि उसकी क्लास की एक स्टूडेंट की कुछ पर्सनल तस्वीरें इंटरनेट पर लीक हो गई हैं। वह अपने अतीत का जिक्र नहीं करती, लेकिन रेयान का जवाब उसे हैरान कर देता है। सहानुभूति दिखाने के बजाय रेयान उस पीड़ित लड़की को ही दोष देने लगता है, ये कहते हुए कि लोग ऐसी स्थितियों में गलती से नहीं फंसते, कहीं ना कहीं गलती उनकी खुद की होती है। उसका एक एक शब्द रेचल के दिल पर तीर की तरह लगता है, क्योंकि उसने सालों पहले एम्मा के लिए भी दुनिया से यही बातें सुनी थीं। फिर रेचल एक सीधा सवाल पूछती है, अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? रेयान बिना सोचे जवाब देता है और उसका वो जवाब रेचल को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है।
उस पल रेचल को एक बहुत ही डरावनी बात समझ आती है। अगर रेयान को कभी उसके अतीत का पता चला तो शायद वह भी उसे इसी गंदी नज़रिया से देखेगा, और सगाई के बाद पहली बार उसे शक होने लगता है कि क्या रेयान सच में उसे जानता भी है या नहीं। अगले दिन रेचल मिया से दोबारा मिलती है। बातचीत के दौरान मिया उससे एक ऐसा सवाल पूछती है जिसके लिए रेचल तैयार नहीं थी। अगर आप मेरी जगह होती तो क्या करती? रेचल खामोश हो जाती है, फिर मानती है कि शायद वह भी सब कुछ छुपाने की कोशिश करती, नाटक करती कि वह नहीं है और पूरी तरह मुकर जाती। लेकिन मिया तुरंत उसकी इस बात को चुनौती देती है। वह मानने से इनकार कर देती है कि छुपाना ही इसका हल है। उसका यह जवाब रेचल को लाजवाब कर देता है, क्योंकि मिया ने अनजाने में रेचल के उसी डर पर चोट की थी जो वह सालों से कर रही थी, अतीत का सामना करने के बजाय उससे भागना। इसी बीच रेचल का शक एक दूसरे छात्र काइल ब्रूक्स पर जाता है। हाल ही में उसने काइल और मिया के बीच एक तीखी बहस देखी थी, जहां काइल का बिहेवियर काफ़ी अजीब था। किसी वजह से वह मिया से डरा डरा सा लग रहा था। रेचल उनके रिश्ते के बारे में मिया से पूछना शुरू करती है। आखिरकार मिया सच बताती है कि उन दोनों ने लगभग 1 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। मिया ने ही पहले उसे अप्रोच किया था। उसके मुताबिक शुरू में काइल बहुत समझदार, बुद्धिमान और केयरिंग लड़का लगता था, एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें पेचीदा हो गईं। एक दिन काइल ने उसे अपने घर बुलाया। मिया उस पर पूरा भरोसा करती थी, लेकिन वहाँ उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसके होश उड़ा दिए। जब वह उसका कंप्यूटर यूज़ कर रही थी तो उसे कई लड़कियों की पर्सनल फाइल्स, तस्वीरें और वीडियो मिले जिनकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। गुस्से और घृणा में मिया ने जो कुछ मिला सब डिलीट कर दिया। लेकिन माफ़ी मांगने के बजाय काइल गुस्से से पागल हो गया। उसने दावा किया कि ये फाइल्स कई और जगहों पर भी सेव हैं और उन्हें डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। ये कहानी सुनकर रेचल सोच में पड़ जाती है, क्योंकि पहली बार काइल एक पक्का संदिग्ध लग रहा था। फिर भी उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था। काइल एक टॉपर स्टूडेंट था, अमीर परिवार से था और उसकी इमेज एक आदर्श बच्चे की थी। फिर रेचल एक आखिरी सवाल पूछती है, क्या तुमने कभी जे कार्टर का नाम सुना है? लेकिन जवाब ना मिलता है। मिया ने यह नाम कभी नहीं सुना था, जिसका मतलब था कि रेचल जिस कनेक्शन की उम्मीद कर रही थी वह शायद था ही नहीं। दूसरी तरफ रेयान के साथ उसका रिश्ता लगातार ख़राब होता जा रहा था और वह उससे पूरी तरह दूर होती जा रही थी। जिसके बाद रेचल तुरंत मेसन को फ़ोन करती है। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, जे कार्टर। मेसन उसे बताता है कि जे इस वक्त कई क्राइम्स के लिए वांटेड है और पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में है। फिर अचानक मेसन का लहजा बदल जाता है और वह एक ऐसा सवाल पूछता है जिसकी रेचल को उम्मीद नहीं थी। क्या जे ने तुम्हारे साथ फिर से कुछ किया है? कुछ सेकंड रेचल कुछ नहीं बोलती, फिर शांत आवाज़ में मना कर देती है। लेकिन सच बहुत पेचीदा था। वह आज भी उस हादसे के बारे में खुलकर बात करने से डरती थी। बाद में रेचल चुपके से काइल ब्रूक्स का पीछा करना शुरू कर देती है। उसे काइल के टाइमिंग और मिया के साथ उसके कनेक्शन पर पूरा शक था। लेकिन इससे पहले कि उसे कोई सबूत मिलता, काइल उसे नोटिस कर लेता है। वहाँ का माहौल काफ़ी अजीब हो जाता है और कुछ ही देर बाद रेचल को महसूस होता है कि कई लड़के उसका पीछा कर रहे हैं। वह घबराकर तेज़ चलने लगती है। तभी सही वक्त पर मेसन वहाँ पहुँच जाता है। ये देखकर रेचल और डर जाती है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जो कोई भी इसके पीछे है उसके हौसले अब बहुत बढ़ चुके हैं। इस बीच मेसन अपनी खुद की जांच आगे बढ़ाता है। एक दूसरे ऑफिसर से बातचीत में एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। सालों पहले जे का नाम नाबालिगों से जुड़े गंदे वीडियो के ऑनलाइन नेटवर्क से जुड़ा था। उस वक्त कई लोगों से पूछताछ हुई थी, चेतावनियां दी गई थीं, लेकिन केस कभी उन असली मास्टरमाइंड्स तक नहीं पहुंच पाया जो इसके पीछे थे। पुलिस को तब भी शक था कि पर्दे के पीछे से कोई और खेल रहा है, कोई ऐसा जो बहुत शातिर है और जिसे पकड़ना नामुमकिन है। इसका मतलब था कि मौजूदा स्थिति किसी की सोच से कहीं ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक थी। आखिरकार रेचल मेसन को सब कुछ सच सच बता देती है, सिर्फ घोस्ट और मैसेजेस के बारे में नहीं, बल्कि उस दूसरे वीडियो, धमकियों और उस डर के बारे में भी जिसने इतने सालों से उसकी ज़िंदगी को बंधक बना रखा था। पहली बार मेसन को पूरी तस्वीर साफ साफ दिखाई देती है। फिर भी एक बड़ी समस्या थी। वह अभी भी यह तय नहीं कर पा रहा था कि काइल ही घोस्ट है या वह सिर्फ असली मास्टरमाइंड का एक जरिया है। मेसन रेचल को घर जाकर आराम करने की सलाह देता है, क्योंकि वह मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। रेचल मान जाती है और जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ती है, अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। ठीक उसी वक्त मेसन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे पढ़ते ही उसका खून जम जाता है। मैसेज था, एक नया मैरियोनेट आने वाला है। वह समझ जाता है कि यह सिर्फ धमकी नहीं, एक ऐलान है। कोई इतिहास दोहराने की तैयारी में है और उनके पास वक्त बहुत कम है।
रेचल को घर छोड़ने के बाद एक नया ड्रामा शुरू होता है। घर पहुंचते ही पता चलता है कि मिया पार्क अचानक गायब हो गई है। कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ है और उसे कौन ले गया। तभी रेचल का फोन वाइब्रेट होता है। घोस्ट का एक और मैसेज, कल का मैरियोनेट वीडियो अपलोड होना या ना होना पूरी तरह तुम पर निर्भर करता है। रेचल तुरंत इसका मतलब समझ जाती है। अब बात सिर्फ मिया की नहीं थी, किसी की जिंदगी खतरे में थी और घोस्ट उसे एक खतरनाक चॉइस दे रहा था। जो कुछ भी होने वाला था उसे रोकने के लिए रेचल उस लोकेशन पर पहुंचती है जो उसे भेजी गई थी। वहां पहुंचते ही उसका दिल बैठ जाता है। सामने वही ड्रग दवा रखी थी जो उसकी जिंदगी की सबसे काली रात से जुड़ी थी। एक पल के लिए वह डर और जिम्मेदारी के बीच फंस जाती है, लेकिन मिया की जान बचाने के लिए वह एक ऐसा फैसला लेती है जो उसे बर्बाद कर सकता था। वह उस ड्रिंक को पी लेती है। उसी समय मेसन पुलिस फोर्स के साथ उस लोकेशन की तरफ तेजी से बढ़ता है, क्योंकि वह जानता था कि मैरियोनेट का मतलब क्या है। अगर वे लेट हो गए तो एक और जिंदगी हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। जब रेचल को होश आता है तो वह उसी पुराने नरक में थी। वह एक कुर्सी पर बंधी हुई थी और उसके चारों तरफ मास्क पहने हाई स्कूल के लड़के खड़े थे। तभी उसे उन चेहरों के बीच एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है, काइल ब्रूक्स। और अचानक सालों पुराने सवालों का जवाब उसके सामने आ जाता है। लेकिन इसके बाद जो सच सामने आता है वह सब कुछ पलट कर रख देता है, क्योंकि जिस लड़की को सब लोग बेबस और पीड़ित समझ रहे थे वह असल में कोई शिकार थी ही नहीं। इस पूरे गंदे खेल की असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद मिया पार्क थी। वह शुरू से ही अंधेरे में रहकर सबको नचा रही थी, डर, राज और लोगों का इस्तेमाल करके, यहाँ तक कि काइल का भी। काइल उसके सामने हमेशा नर्वस क्यों रहता था, इसकी वजह अब साफ थी। मिया के पास उसका एक पर्सनल वीडियो था जिसके दम पर वह उसे अपने कंट्रोल में रखती थी, और इसी वजह से काइल उसका एक मोहरा और बलि का बकरा बनकर रह गया था। सच जितना गहरा था उतना ही गंदा भी था। यह कोई हाल फिलहाल का प्लान नहीं था। सबूतों से साफ था कि यह गंदा धंधा बहुत पहले से चल रहा था, घोस्ट के आने से भी बहुत पहले, रेचल को टारगेट करने से भी बहुत पहले। इसका मतलब था कि जिस बुरे सपने को रेचल अतीत का हिस्सा समझ रही थी वह अब और भी खतरनाक रूप ले चुका था। काइल की कहानी उम्मीद से कहीं ज्यादा दुखद थी। उसने मिया की मदद सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वह खुद उसका शिकार बन चुका था। इसके साथ ही एक और खौफनाक सच सामने आता है कि मिया को पहले से पता था कि रेचल ही वो एम्मा है जिसका वीडियो सालों पहले इंटरनेट पर वायरल हुआ था। उस त्रासदी से सबक लेने के बजाय मिया ने उससे पैसे कमाने की सोची और किसी और के लिए उसी नर्क को दोबारा तैयार किया, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि खुद मिया को भी नहीं पता था कि घोस्ट असली में कौन है। वह भी अंधेरे में बैठे किसी ऐसे शख्स के निर्देशों का पालन कर रही थी जिससे वह कभी मिली तक नहीं थी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मेसन पुलिस के साथ वहां धावा बोल देता है, लेकिन छात्र उन पर भारी पड़ जाते हैं और मेसन को भी बांध दिया जाता है। स्थिति पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। तभी बाहर पुलिस के सायरन गूंज उठते हैं। पुलिस की गाड़ियां पूरी बिल्डिंग को घेर लेती हैं और कुछ ही मिनटों में ऑफिसर अंदर घुसकर सबको हिरासत में ले लेते हैं। ऑपरेशन तो खत्म हो गया था, पर रहस्य अभी भी बाकी था, क्योंकि जांच के दौरान पुलिस को मिया के फोन से घोस्ट का नंबर मिलता है जो उन्हें एक बेहद अप्रत्याशित जगह पर ले जाता है। पुलिस तुरंत सिग्नल को ट्रैक करती है और एक नए ठिकाने पर पहुंचती है। पुलिस को देखते ही एक आदमी भागने की कोशिश करता है, जिससे उसका शक पक्का हो जाता है और तभी कहानी का एक और सिरा जुड़ता है। यह वही आदमी था जो इंटरनेट कैफे वाले उस लड़के से जुड़ा था। उसका नाम मार्क ग्रांट था, जिसका पुराना छोटा मोटा क्रिमिनल रिकॉर्ड था। स्वाभाविक रूप से पुलिस को लगता है कि उन्हें घोस्ट मिल गया है, लेकिन मार्क बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मैं घोस्ट नहीं हूं। कितनी भी पूछताछ के बाद भी उसका बयान नहीं बदला। शुरू में किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन तभी एक ऑफिसर घोस्ट के नंबर पर कॉल करता है और एक अजीब चीज होती है, मार्क का फोन बजता ही नहीं है। पूरी जांच एक झटके में पलट जाती है, क्योंकि अगर वह नंबर मार्क का नहीं था तो असली घोस्ट अभी भी सबके सामने छिपा हुआ था। जब मेसन सबूतों को और गहराई से खंगालता है तो एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। सालों पहले मार्क ग्रांट ही वो शख्स था जो असली घोस्ट नेटवर्क चला रहा था। नकली अकाउंट्स और छिपे हुए सिस्टम्स के जरिए उसने लंबे समय तक पर्दे के पीछे से इस गंदे धंधे को चलाया था। लेकिन जैसे जैसे पुलिस का दबाव और पकड़े जाने का खतरा बढ़ा, मार्क ने सब कुछ बंद कर दिया और अपनी इस पहचान को हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहानी वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बेटे नोआ को इस सच का पता चल गया। उसने उस पूरे नेटवर्क, तरीकों और अपने पिता की उस घोस्ट वाली पहचान के बारे में सब जान लिया और उससे दूर रहने के बजाय नोआ उसकी तरफ आकर्षित हो गया। वक्त के साथ उसने चुपके से उस पहचान को खुद अपना लिया, धंधे को दोबारा जिंदा किया, घोस्ट नाम के पीछे छिपकर नई लड़कियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। यही वजह थी कि मार्क बार बार कह रहा था कि वह घोस्ट नहीं है, क्योंकि भले ही उसने इस पहचान को जन्म दिया था, पर जब रेचल का यह नया डरावना सपना शुरू हुआ, तब घोस्ट के पीछे मार्क ग्रांट नहीं बल्कि उसका बेटा नोआ था।
जवाबों की तलाश में मेसन और रेचल उनके घर के अंदर जाते हैं। वहाँ का सन्नाटा अजीब और डरावना था। जब वे आसपास देखते हैं तो उन्हें दीवारों पर दर्जनों सर्टिफिकेट्स टंगे हुए मिलते हैं और वे सब एक ही बच्चे के थे। वे जितना अंदर जाते हैं चीज़ें उतनी ही अजीब होती जाती हैं। हर तरफ कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग की किताबें और कोडिंग मैनुअल्स बिखरे पड़े थे। वह कमरा किसी टीनेजर का बेडरूम नहीं बल्कि एक छोटा सा साइबर लैब लग रहा था। साफ था कि यहाँ रहने वाले के पास गजब की टेक्निकल स्किल्स, तकनीकी क्षमता थी। तभी मेसन की नज़र एक कंप्यूटर स्क्रीन पर पड़ती है जहाँ कई एडल्ट वेबसाइट्स खुली हुई थीं और अचानक उसके दिमाग में एक बेहद भयानक ख्याल आता है। बिना कुछ बोले वह अपना फ़ोन निकालता है और घोस्ट के नंबर पर कॉल करता है। अगले ही सेकंड कमरे में एक रिंगटोन गूंज उठती है। मेसन और रेचल दोनों वहीं जम जाते हैं क्योंकि वह आवाज़ मार्क के फ़ोन से नहीं बल्कि उस बच्चे नोआ के फ़ोन से आ रही थी। और इस तरह से आखिरी पहेली भी सुलझ जाती है। असली घोस्ट कोई बड़ा अपराधी, शातिर गैंग लीडर या जे कार्टर नहीं था। इस सब के पीछे जो शख्स था वह कोई और नहीं बल्कि छोटा लड़का नोआ ग्रांट था। वही लड़का जो पूरी कहानी में बैकग्राउंड में छिपा हुआ था। यह एहसास बेहद खौफनाक था क्योंकि नोआ के लिए यह सब हकीकत नहीं बल्कि एक गेम था। उसके लिए लोग इंसान नहीं बल्कि टारगेट और एक्सपेरिमेंट्स थे जिन्हें वह अपने इशारों पर नचा रहा था। उसके लिए यह सिर्फ मनोरंजन था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मार्क को कभी अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसका बेटा इस गंदे खेल में कितनी दूर निकल चुका है। परेशानी यह भी थी कि नोआ की कम उम्र की वजह से कानून के तहत उसे बड़ी सजा नहीं मिल सकती थी। सालों जेल में बिताने के बजाय उसे केवल एक जुवेनाइल करेक्शन फैसिलिटी, बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। और यही बात इस केस से जुड़े कई दूसरे छात्रों पर भी लागू होती थी। रेचल के लिए यह एक दर्दनाक सबक था कि इंसाफ और मन की शांति हमेशा एक जैसी नहीं होती। तभी एक और दुखद घटना होती है। काइल इस दबाव, समाज की नफरत और अपने पछतावे को बर्दाश्त नहीं कर पाता। लोग उसे एक मॉन्स्टर की तरह देखते थे और आखिरकार वह अपनी जान ले लेता है। कुछ समय बाद हम रेचल को अकेले बैठकर इन सब बातों के बारे में सोचते हुए देखते हैं। अलग होने से पहले मेसन उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमें दोबारा कभी ऐसे हालातों में न मिलना पड़े। रेचल बस एक छोटी सी मुस्कान देती है और इसी के साथ यह दिल दहला देने वाली कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको यह डार्क, थ्रिलर और सस्पेंस से भरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और ऐसी ही और भी बेहतरीन मूवी रिकैप्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।